हे गुड इवनिंग बच्चों, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 मनी, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, आज इस चैप्टर पे बात करनी है। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि इसके जस्ट बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मतलब इसी चैप्टर के एंड में आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो आपका सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने इशू करा था, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, और फिर आप उसको देख के आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। सही है, तो चलो सबसे पहले अपने चैप्टर को निपटाते हैं। और चैप्टर को निपटाने से पहले हमें ये बेसिक बनाना पड़ेगा कि मनी को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा बार्टर सिस्टम होता क्या। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में वही पुराना तौर तरीका है जहाँ पे गुड्स के बदले में गुड्स ली और दी जाती थी। ठीक है, से एग्जांपल कि भाई मैंने कहा कि भाई मुझे सपोज करो कि गेहूं चाहिए और मेरे पास हमारी गाय का दूध है, मतलब मैं गेहूं के बदले में दूध एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो फिर हमें एक एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसको दूध की आवश्यकता हो और उसके पास देने के लिए क्या हो बदले में, गेहूं। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो उसको दूसरे नाम से, अन इकोनॉमी वेयर देयर इज एन डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम, या फिर C2C। सी का मतलब है कमोडिटी से, यानी कि कमोडिटी के बदले में कमोडिटी। सही है, एक हाथ सामान दो दूसरे हाथ सामान लो, पहले कैश जब नहीं था, ये तब की बातचीत है। ठीक है, तो फिर बार्टर सिस्टम स्टिल फेल रहा और तभी हम ये चैप्टर मनी पढ़ रहे हैं। तो बार्टर सिस्टम फेल होने के अपने उसके कुछ रीजंस रहे थे, जिसमें उसको शब्द दिया जाता है लिमिटेशन। ये कहता है कि लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि ऐसा बहुत कम होता था कि दो लोगों की ज़रूरतें एक साथ मैच कर जाए। ठीक है, भाई मुझे गेहूं की आवश्यकता है और बदले में मेरे पास देने के लिए अपनी हमारी गाय का रखा हुआ दूध है, या फिर जो हमारी गाय दूध देती है वो है। ठीक है, और सामने वाले व्यक्ति को दूध की आवश्यकता है और बदले में देने के लिए गेहूं। ऐसा बहुत कम हो सकता है। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, अब मान के चलो कि हमने कहा कि 1 किलो दूध है मेरे पास देने के लिए और सामने वाला बोले कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको 2 किलो गेहूं दे दूंगा। तो हमें आज के दिन पता है कि दूध की कीमत गेहूं की कीमत से ज़्यादा है। दूध तकरीबन 60-70 रुपये लीटर मिल जाएगा, और अगर गेहूं की बात करें तो 20 से 25 रुपये किलो मिल जाएगा। समझ रहे हो आप? तो पहले बड़ी दिक्कत थी कि किसी चीज़ की आप वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते। तो बार्टर सिस्टम में किसी चीज़ की वैल्यू को मेज़र करना ये पॉसिबल नहीं था। उसमें कोई एक व्यक्ति या तो नुकसान में होता था और एक शायद फ़ायदे में होता था। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, देखो यहाँ फ्यूचर पेमेंट नहीं चलती थी। ये जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है ये फ्यूचर पेमेंट को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो यहाँ पे फ्यूचर पेमेंट नहीं चलती थी। और एक है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, आप यहाँ पे चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। जैसे मैंने दूध की बात करी, आप दूध को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, या फिर आपसे बहुत किसी के पास बेचने के लिए फल हो सकते हैं, सब्जियाँ हो सकती हैं, तो ये लोग अपनी उन चीज़ों को बहुत लंबे समय तक जो है ना, मतलब संभाल के नहीं रख सकते, बचा नहीं सकते। और जब बार्टर सिस्टम चलता था तब तो केमिकल भी नहीं थे, आप खुद सोच लो ना। तो ये दिक्कतें रही लिमिटेशन की और ये फेल हुआ बार्टर सिस्टम। और फिर बार्टर सिस्टम को रिप्लेस करता हुआ क्या आ गया मार्केट में, मनी, पैसा ही पैसा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के हिसाब से। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइवा प्रोस्पेक्टस से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे उसकी डेफिनेशन पढ़ोगे। इस डेफिनेशन के अंदर ये जो 4 दिक्कतें हैं, ये 1 2 3 4, इन्हीं चारों को दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी इस डेफिनेशन को याद कर सकते हो। कहता है कि मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसे आप आमतौर पर अपना लें किस चीज़ के लिए, फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो आपके लेन देन की वजह बने। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि मैं कुछ खरीद रहा हूँ, सामने वाला कुछ बेच रहा है। आप किसी भी चीज़ की कीमत इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने रुपए की है और वो उतने रुपए की है। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप यहाँ पे मनी को स्टोर करके रख सकते हो 1 साल 2 साल 10 भी, उनका कुछ नहीं दिखने वाला। वो एक अलग बात है कि उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो थोड़ी चेंज होती रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, ये वाला। एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, जब से मनी आई है तब से ये भी होता है कि भाई आज नहीं कल दे देना, कल नहीं परसों दे देना, हफ्ते भर में दे देना, महीने में दे देना यार। मतलब फ्यूचर पेमेंट की जो परमिशन है वो अलाउ हो जाती है। ठीक है, तो ये बात बनती है हमारी क्या, मनी के डेफिनेशन के लिए। अब यहाँ पे इस बात को बता भी दिया गया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है। मीन्स दैट इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते या बेचते हो उनकी पेमेंट कराने के काम में ये आता है। आपको मीडियम एक्सचेंज कराता है कि आप एक हाथ पैसा दो, दूसरा हाथ आपको सामान मिल जाएगा। मेजर ऑफ वैल्यू, इसका क्या मतलब है कि मनी वर्क्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये ना फाइंड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये मनी की वजह से पॉसिबल है। ये कहता है कि मीन्स स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है,
मीन्स दैट मनी कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर परचेजिंग पावर फॉर प्रेजेंट टू फ्यूचर। आप देख रहे हो, आप पैसे को स्टोर करके रख सकते हो, आप आज नहीं कल खरीद सकते हो। तो ये परचेजिंग पावर को आज से कल में बदल सकता है। और स्टैंडर्ड पेमेंट क्या कहता है कि मीन्स द पेमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स मेड इन फ्यूचर, यानी कि आज कौन कह रहा है आज पेमेंट मत करो, कल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आज पेमेंट मत करो, छिप गया था ये रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें इतने को खास बैठती भी नहीं है, इतना को खास इंपॉर्टेंट ये बनता भी नहीं, बट स्टिल एक नंबर के लिए मनी की जो डेफिनेशन है वो हमेशा वैल्यूएबल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वो आपको क्या पढ़ाएगा, एक दो बार और तरीके से डेफिनेशन को किसी और तरीके से पढ़ सकते हैं कि मनी की एक लीगल डेफिनेशन होती है। ठीक है, अगर लीगल डेफिनेशन क्या है, मनी इज़ व्हाट, क्या है मनी, द लॉ सेज मनी, जिसको हमारी सरकार ने, हमारे कानून ने कह दिया कि ये फलानी चीज़ मनी है, मतलब मनी है। नोटबंदी के टाइम पे ये तो हुआ था, क्या कहा था लॉ ने, क्या कहा था गवर्नमेंट ने कि जो नए 500 के और जो 2000 के नोट है ये चलेंगे, पुराने वाले 500 के नोट नहीं चलेंगे और 1000 वाले भी नहीं चलेंगे। ठीक है, तो जो लॉ कह दे मनी है वही मनी है, टेंशन को लेने हमें। अब इसमें भी इनके नामकरण कर रखे हैं, लीगल टेंडर मनी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक नंबर के क्वेश्चन छिपे होते हैं, ये जो फेसेस चल रहे हैं यहाँ पे एक नंबर के क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं। मनी, लीगल टेंडर मनी, मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट। ऑब्वियसली बात है, लीगल टेंडर मनी यानी कि वो क्या बात कर रहा है, देखो ये लीगल डेफिनेशन में से एक आता है, लीगल टेंडर, लीगल डेफिनेशन लीगल टेंडर। ठीक है, तो लीगल टेंडर मनी का क्या मतलब है कि जब आप लीगली किसी भी कर्जे की या अदर ऑब्लिगेशंस की पेमेंट लीगली तरीके से कर देते हो, तो ये वो चीज़ है। एग्जांपल के लिए आप लिमिटेड लीगल टेंडर मनी पढ़ सकते हो, कॉइन, एक नंबर का क्वेश्चन, कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, यानी कि आप सिक्कों से भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन एक हद है, सामने वाला व्यक्ति अगर एक हद के बाद रिफ्यूज़ कर दे पेमेंट के लिए तो आप उस पर प्रेशर नहीं बना सकते, ऐसा नियम है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो कौन से हैं, पेपर नोट। वो आप देख लो, एक नंबर के क्वेश्चन है, तो पेपर नोट जो होते हैं वो आपके अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होते हैं, और इनकी पेमेंट कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, वो व्यक्ति आपको मना नहीं कर सकता कि मैं इतने पेपर नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये आप एक बात नंबर एक नंबर के लिए याद रख सकते हो, लीगल टेंडर मनी के दो हिस्से हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। ठीक है, उसके बाद एक आता है नॉन लीगल टेंडर मनी या फिर ऑप्शनल मनी। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली नो वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। आप यहाँ भी पेमेंट कर सकते हो, ये भी फॉर्म ऑफ मनी है, लीगली वीगली सब कुछ सही, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ले ना ले कोई प्रेशर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए चेक, भाई मेरा अकाउंट नहीं है, मुझे तो चेक में पेमेंट नहीं चाहिए, कैश में पेमेंट करो, बैंक ड्राफ्ट का पैसा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। तो ध्यान रख सकते हो कि आप इन नामों को याद रख लो, ये ऑप्शनल मनी है, एक नंबर के लिए पूछ ले जाते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बैंक मनी आ जाता है। तो बैंक मनी क्या, रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट, एक नंबर का क्वेश्चन ये शब्द है, ये कई बार डिमांड डिपॉजिट शब्द कई बार आपसे पूछा गया है कि रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो बैंक मनी को अगर समझना तो हमें जानना पड़ेगा कि जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन तो ये बैठ जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें कि बैंक मनी इज नॉट आ नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी, बैंक मनी अपने आप में अलग होता है। ठीक है, अब लगता होगा कि चेक्स, बैंक ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये हो सकते हैं, लेकिन जो बैंक मनी होता है, जो शब्द को नाम मुँह पे मत जाना, ये भी बैंक से कनेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट स्टिल जो बैंक मनी होती है जो किस बात को दिखाता है, डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। आप डिमांड डिपॉजिट का मतलब समझ जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि ये इससे अलग है, बैंक मनी नॉन लीगल टेंडर मनी से अलग है। ठीक है, उसके बाद वो क्या पढ़ा रहा है, अब आप आगे सुनो। ठीक है, वो आपको पढ़ा रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स का रिलेटेड टू द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कहता है मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक मनी। ठीक है, ये क्या है, मनी की लिक्विड फॉर्म्स है, मनी या फिर लिक्विड फॉर्म्स ऑफ मनी को कह सकते हैं। एक होता है नियर मनी, दे आर नॉट एज अ लिक्विड एज कॉइन एंड करेंसी नोट्स बट कैन बी इजिली कन्वर्टेबल इनटू मनी फॉर पेइंग डेट्स। मतलब ये है कि भाई जैसे आप सिक्का पेमेंट, आपकी जेब में पैसे रखे हो, चाहे सिक्के रखे हों चाहे कागज़ के नोट रखे हों, ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म होती है। आप इनको दो फटाक से पेमेंट हो जाते हैं, तो सब यही लिक्विड होते हैं एक तरह के। लिक्विड का मतलब है आप अच्छा कितने चाहिए, 10 रुपये ले भाई, 10 रुपये ले ले। नियर मनी का क्या मतलब होता है कि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप इन्हें थोड़ी सी देर में लिक्विड फॉर्म में बदल सकते हो कि एक मिनट रुक जाओ, आपने अपने बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग डिपॉजिट्स एक्सेट्रा जो का पैसा होता है जो आप सेव करके रखते हो बॉन्ड्स वगैरह इत्यादि में, वो पैसा आपका नियर मनी कहलाता है। आप जब चाहो उसको कन्वर्ट कर सकते हो, किस में, लिक्विड मनी में, इनको बेच तो कन्वर्ट हो जाएंगे, खत्म। फिर एक शब्द होता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या कहता है, एनी यूनिट ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू एंड इंस्ट्रिक्ट वैल्यू आर इक्वल। मतलब क्या इस बात का, जब आपकी कमोडिटी की वैल्यू
और आपकी मनी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो ऐसी मनी को कहा जाता है फुल बॉडीड मनी। ठीक है, जैसा आप एक सोने की कोई गोल्ड चीज़ ले लो, आप इसके लिए एक एग्जांपल उठाओ, आपने कोई गोल्ड की चीज़ ली, उस गोल्ड की जो धातु है यानी कि वो जो कमोडिटी की वैल्यू है और जो उसकी मनी वैल्यू, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अभी क्या कहता है ये जो है शब्द देखो ना, स्ट्रेंथ्स, जो भी शब्द लिखा हुआ इंट्रिंक्स, स्ट्रिंग्स कह रहा हूँ, स्ट्रिंग देख रहे हो, इंट्रिंसिक वट जो भी है यार, तुम देख लो। द वैल्यू ऑफ मेटल कंटेंट इन द यूनिट ऑफ कमोडिटी, यानी कि आपकी कमोडिटी की वैल्यू, तो ये कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली बात। ठीक है, और ये उसकी मनी वैल्यू होगी। ठीक है, अब होता क्या है, बात बताता हूँ चलो मैं आपको, जो नेक्स्ट वाला है ये वाली बात आपको समझ में आएगी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ये ऐसी मनी होती है जहाँ पे मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होती है। आप कॉइन उठा लो, अब एक बात बताओ, जो आपका 1 रुपये का सिक्का होता है उसमें जो ये धातु लगा हुआ, उसमें जो मेटल लगा हुआ, 1 रुपये का है ही नहीं, वो तो 1 रुपये का है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ चलो 10 पैसे का है, तो जो 1 रुपये का सिक्का है वो 10 पैसे का, लेकिन उसकी मार्केट में मनी वैल्यू कितनी होती है 10 पैसे के सिक्के की। वो जो मेटल है वो 10 पैसे की मेटल की, जो 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, 2 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, 5 में कन्वर्ट हो जाता है, उनकी मनी वैल्यू तो मार्केट में ज़्यादा है ना। अब समझो तो सही। तो फुल बॉडीड मनी में तो क्या होता है कि कमोडिटी की वैल्यू और मनी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव में मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होती है। इसके बाद वो आपको पढ़ाता है क्रेडिट मनी, रेफर्स टू मनी हुज इंस्टेंट वैल्यू इज मच लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। ये क्या कह रहा है, मनी हुज इंस्टेंट वैल्यू इज मच, वही वाली बात है कि जो उसकी कमोडिटी वैल्यू है उसकी फेस वैल्यू से कम है, तो ये नाम अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मनी की अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है, जो नोट्स लिखे हो अगर आप उनको पढ़ते हो तो आप 1 नंबर के लिए बहुत आराम से इनको पढ़ सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है कि मनी सप्लाई क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्लीज़ बता दो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आराम से पूछा जाता है। तो क्या कहता है इसकी डेफिनेशन, रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। ओह, यही शब्द मेन है, हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। अभी जो शब्द लिखा हुआ है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसकी वजह से इसका एक अलग मतलब बनता है, और हेल्ड बाय पब्लिक का इसका एक अलग मतलब बनता है। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे जो हमारी पब्लिक ने कितना पैसा होल्ड कर रखा है, वो उसकी मनी सप्लाई कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहता है वो, ओके, ये जो हेल्ड बाय पब्लिक है इसका क्या मतलब है, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। ये जो शब्द लिखा हुआ था हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक का मतलब होता है द मनी यूजिंग सेक्टर ओनली, जो लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, हम और आप जैसे लोग। ठीक है, और क्योंकि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बोला गया है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इसीलिए इसको स्टॉक कंसेप्ट कहा जाता है। अगर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ना बोलता तो शायद ये एक तरह से स्टॉक की जगह फ्लो कंसेप्ट हो सकता था। तो ये हेल्ड बाय पब्लिक का मतलब है कि जो मनी यूजिंग सेक्टर हैं, जो पैसे का इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनके लिए किया गया है, और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की वजह से ये कहलाया जाता है स्टॉक कंसेप्ट। और ध्यान रहे यही इसके फीचर्स हैं, इस बात का भी ध्यान रखना, यही इसके क्या हैं, फीचर्स हैं। तो मनी सप्लाई की डेफिनेशन आप 1 नंबर के लिए पढ़ सकते हो, उसके फीचर्स में ये लिखी हुई बात 1 नंबर के लिए पढ़ सकते हो, जो उसके फीचर्स कहलाते हैं। देन वो आपसे उसका पूछेगा कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉम्पोनेंट्स में सबसे पहला आता है करेंसी विद पब्लिक। इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, तो आप यहाँ पे करेंसी नोट्स की बात कर रहे हो, यानी कि पेपर नोट्स और कॉइन्स की बात कर रहे हो। ठीक है, जो किसने हेल्ड कर रखी है, हमारी पब्लिक ने। देख रहे हो आप, तो इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स या कॉइन्स, जो हमारी पब्लिक का मैंने बता दिया क्या मतलब है, जो मनी यूजिंग सेक्टर वाले लोग पेपर नोट दबाए बैठे हैं और सिक्के दबाए बैठे हैं, वो कहलाता है करेंसी विद पब्लिक, और ये इसका पहला कंपोनेंट हो जाता है। देन इसके बाद वो आपको क्या सिखाएगा, दूसरा ये रहा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। आए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 नंबर के लिए। ठीक है, बल्कि जो आपके सैम्पल पेपर्स वगैरह है उसमें एक शब्द का और निर्माण किया जाता है, फिएट मनी का। ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स में खूब पाया गया है, रिपीटेबल। तो जो करेंसी मनी होती है इसको आप फिएट मनी के नाम से भी जानते हो, ध्यान रखना। बहुत बच्चे कह देते हैं कि सर ये तो है ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं हुआ, हमने तो पढ़ा नहीं है। भाई पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो करेंसी मनी जिसको आप फिएट मनी कह रहे हैं, फिर जो करेंसी मनी को ही आप लीगल टेंडर मनी कहते हो, और लीगल टेंडर मनी के भी 2 थे, एक तो लीगल था, एक नॉन लीगल था। लीगल वाले में एक लिमिटेड था, एक नॉन लिमिटेड। लिमिटेड कौन सा था, कॉइन, और अनलिमिटेड कौन सा था, नोट। ठीक है, और फिएट मनी की डेफिनेशन क्या है, देखो फिएट का मतलब होता है बेसिकली ऑर्डर, द मनी विच इज अंडर दिया फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज ए मनी।
आपके नए सिक्के हो गए, आपकी करेंसी हो गई, ये वही तो हैं, देख लो ना भाई। कॉइन या करेंसी कोई सा भी आप उठा सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो फिएट मनी, करेंसी मनी को फिएट मनी भी कहते हैं, करेंसी मनी को लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। लीगल टेंडर मनी दो प्रकार के हैं, ये है लिमिटेड, ये है अनलिमिटेड। फिएट मनी क्या है? फिएट मनी वो मनी है जो सरकार जिस पे ऑर्डर दे दे कि ये आज से मनी, तो वो मनी एक नंबर के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि डिमांड डिपॉजिट क्या है। ये भाई मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखना। मनी सप्लाई, डिमांड डिपॉजिट, फिएट मनी, ये क्वेश्चंस रिपीट में पूछे जा चुके हैं। तो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक का मतलब होता है, इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट और बैंक मनी ऑफ द पब्लिक विद द कॉमर्शियल बैंक। समझ में नहीं आया तो डिमांड डिपॉजिट की बात करते हैं। ये वो डिपॉजिट्स होती हैं विच कैन बी इनकैश्ड बाय इशूइंग चेक एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। आप जो अपने बैंक में पैसा जमा करते हो, आप जो अपने बैंक में पैसा जमा करते हो, वही कहलाता है आपका डिमांड डिपॉजिट। और आप जब चाहो उस पैसे को निकाल सकते हो और उस पैसे से किसी भी व्यक्ति की पेमेंट बैंक से ही कर सकते हो। और सिंपल लैंग्वेज जाननी है तो डिमांड डिपॉजिट इज़ द सम ऑफ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट। और आप जब चाहो किसी को भी चेक से पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये पैसा आपका है। जब आप इसकी डिमांड कर दोगे तब बैंक आपको ये वाला पैसा आपके पास वापस से डाल देगा। तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहला करेंसी विद पब्लिक और दूसरा क्या है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। तो ध्यान रखना कि बच्चे अक्सर फीचर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। फीचर्स में एक मतलब मनी हेल्ड बाय पब्लिक और दूसरा था आपका क्या, कि ये स्टॉक कंसेप्ट है। और कंपोनेंट्स में इसका आ जाता है कौन कौन सा कंपोनेंट्स में इसका, एक तो आ गया डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और एक करेंसी विद पब्लिक, ठीक है। इसमें एक दो बात ध्यान रखने वाली बात और है, एक दो बात और है। ये कहता है कि ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स को यहाँ इंक्लूड किया जाए, कि इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूड एंड आर द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अदर बैंक। अगर बैंक एक दूसरे का पैसा एक दूसरे के पास जमा करवाते हैं, उस पैसे को यहाँ नहीं जोड़ते। तो सिर्फ जो आम जनता का पैसा बैंकों के पास जमा होता है, ये उसको जोड़ते हैं। अगर कोई टर्म डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, उसको भी यहाँ पे एफडी का पैसा ये लोग उसमें इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। इसके जस्ट बाद इसका लास्ट टॉपिक कि आप मनी सप्लाई को मेजर कैसे करते हो, एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक ये भी एक है। ये सब टॉपिक्स एक एक नंबर से लेकर 3-3 नंबर में रिपीट हो चुके हैं, ठीक। और ऐसा नहीं है कि सर इस चैप्टर में से तो पूछा ही नहीं जाता, बहुत छोटा सा चैप्टर, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ये लास्ट रहेगा हमारा इसका। चलो देखते हैं क्या है ये। तो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले M1, ठीक है। अब M1 क्या है उसके बारे में जानते हैं। ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो M1 के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले इसके अंदर आता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। ये बता चुके हैं पब्लिक कौन सा है, जो मनी यूजिंग सेक्टर होता है ये वो पब्लिक है, और उन्होंने करेंसी और कॉइन्स को अपने पास जो हेल्ड करके रखा हुआ है वो M1 का एक हिस्सा होता है। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो डिमांड डिपॉजिट अभी जस्ट इससे पहले पढ़ाया था कि डिमांड डिपॉजिट इज द सम ऑफ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। नहीं तो आप कह सकते हो कि वो डिपॉजिट्स होती हैं जिनको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को भी चेक इशू करके, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। और उसके अंदर इसका आता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक है। तो इसको आप एज इट इज याद रखिए, इसमें कोई ज़्यादा खास पूछता है नहीं कि अदर डिपॉजिट विद आरबीआई होता क्या है, लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए जानना है क्या है, तो कहता है कि इंक्लूड हेल्ड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक एंड गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक्सेट्रा। मतलब अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास किसी विदेशी बैंकों के माध्यम से कुछ रखा हुआ है, सरकार के माध्यम से कुछ रखा हुआ है, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से कुछ रखा हुआ है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के माध्यम से कुछ रखा हुआ है, तो ऐसी सेविंग्स को हम लोग यहाँ पे जनरली, या ऐसी डिपॉजिट्स को हम लोग यहाँ पे M1 के अंदर ही ले लेते हैं। तो वापस से रिपीट कर लो, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक है। M1 के इन तीनों पॉइंट को याद करने का फायदा ये है कि अगर आप उस M1 के अंदर, यानी कि इन 3 पॉइंट्स के अंदर अगर आप सिर्फ सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स जोड़ देते हो तो दैट्स इट। इसका क्या मतलब है कि आप अपने जो पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हो, उस सेविंग्स की वो बात कर रहा है, उस डिपॉजिट्स की वो बात कर रहा है, तो उससे आपको क्या मिल जाता है, M2 मिल जाता है। एक बात आप ध्यान रखना है, ये वाली बात रखने की है कि आप सेविंग अकाउंट अपने कॉमर्शियल बैंक के अंदर भी खुलवा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस के अंदर भी खुलवा सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको चेक की सुविधा प्राप्त नहीं होती, लेकिन जो हमारा नॉर्मल जो कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर जो हमारा अकाउंट होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको चेक की सुविधा अलाउ हो जाती है, ठीक है। देन M2 करने के बाद हमें डिस्कस करना है इसका कौन सा,
M3। अब M3 करने का क्या मतलब है, तो M3 में M1 तो पूरा आ गया, करेंसी कॉइन्स पब्लिक के पास, डिमांड डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक्स के पास, आरबीआई के पास, अदर डिपॉजिट्स, उसके अंदर आप नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, तो ये नेट टाइम डिपॉजिट्स क्या है, आपके एफडी एक्सेप्टर। अगर आप उस पैसों को भी इसमें जोड़ देते हो तो आपको मिल जाता है M3। और अगर आपको M4 जानना है तो M3 के अंदर आप क्या कर दोगे, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, M2 के अंदर उसने सिर्फ ये कहा था जो सेविंग्स हैं, चेक करो डिफरेंस, समझो डिफरेंस, डिफरेंस देखो, ये क्या कहता है, सेविंग डिपॉजिट्स, सिर्फ जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं, वो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, टोटल डिपॉजिट। भाई फर्क है, पोस्ट ऑफिस के पास सिर्फ अकाउंट ही थोड़ी ना खुलते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उनके पास होती होंगी। तो जो टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस है, इसमें एक्सक्लूडिंग है एनएससी। एनएससी का मतलब है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इन चीज़ों को जो बेसिकली एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एनएससी पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में वो डिस्कस नहीं करता, ध्यान रखिए। बट इसलिए अगर आपको कभी कभी कंपैरिजन की अगर आप बात करते हैं तो ये कंपैरिजन आपका एनएससी का और जो आपकी एफडी होती है फिक्स्ड डिपॉजिट का कंपैरिजन बाद में कभी किया जा सकता है, ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि आप वही फिक्स्ड डिपॉजिट आप अपने सेविंग अकाउंट्स के अंदर खुलवा लेते हैं और यहाँ पे पूरा पूरा सरकार का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये बात आती है M4। M1, M2, M3, M4 को ध्यान रखने के बाद जो इनके एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपको बहुत आराम से अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो 1 मार्क्स में पूछ लेता है। क्योंकि यहाँ पे M1 को मोस्ट लिक्विड कहा जाता है। मोस्ट लिक्विड का क्या मतलब है, जाओ सामान खरीद लो टनाटन, कोई डिफरेंस नहीं, कैश इज द मोस्ट लिक्विड फेस भाई। अब कैश को भी किसी और चीज़ में थोड़ी ना करना, कैश तो कैश होता है, आप कोई भी कैसे कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई भी काम कर सकते हो दुनिया का, ठीक है। तो M1 को मोस्ट लिक्विड कहा जाता है और M4 को लीस्ट लिक्विड कहा जाता है। यानी कि अगर हम इनको कैश में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत मतलब वक्त ले लेंगे, लेकिन M1 तो अपने आप में एक कैश जैसा हिसाब है, ठीक है, कंप्लीट कैश है वो। तो M1 मोस्ट लिक्विड होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। M4 लीस्ट लिक्विड होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। एक बात और है कि M3 को इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी भी कहते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी भी कहते हैं। नाउ दिस इज M3, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है। उसके बाद जो सैम्पल पेपर में बच्चे डिस्कस कर चुके हैं, जब हम लोग कभी ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पर सैम्पल पेपर के अंदर ये देखा गया था कि M1 और M2 को नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट कहा जाता है और M3 और M4 को ब्रॉड मनी सप्लाई कहा जाता है। देख लो, M1 M2 नैरो, M3 M4 क्या, ब्रॉड। M1 M3 नैरो, M3 M4 ब्रॉड। ये वाली बात 1 नंबर के लिए ये भी ज़्यादा पूछी जा चुकी है और ये भी। एंड द लास्ट इज हाई पावर्ड मनी। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। इट्स नॉर्मल मनी से हल्का सा डिफरेंस, हल्का सा। इज मनी प्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई, आरबीआई प्रोड्यूस करता है, एंड द गवर्नमेंट, मतलब एक ऐसा पैसा जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है या फिर हमारी भारत सरकार प्रोड्यूस कर रही है। और 2 चीज़ें इसके अंदर आती हैं, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक जो कॉमन है, इसके अंदर करेंसी और कॉइन्स आ जाते हैं, सही है, और कैश रिजर्व विद द बैंक्स, कैश रिजर्व विद द बैंक्स। ये कैसे रिजर्व होते हैं आपको पढ़ा जाएगा, लाइक कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो जस्ट इसके अगले चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे, जहाँ पे आपको बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कॉमर्शियल बैंक और कौन सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड दिस इज इट, ये चैप्टर डन है। कोई कंडीशन आती है तो कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच।